हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप शर्मा। आज हम फिजिक्स पेपर का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे जो ए फेस का हुआ है, मेंस पेपर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। So question number 1 is a stone is thrown vertically up from the top of a tower। एक टावर से एक स्टोन को ऊपर थ्रो किया है विद ए स्पीड u। सो क्वेश्चन को ड्रॉ कर लेते हैं। एक टावर है, इससे ऊपर u की स्पीड से एक स्टोन को थ्रो किया है and it reaches the ground with speed 2u। find the height of the tower। सो ये ऊपर जाएगा पहले तो, एंड देन ग्राउंड पर ये 2u की स्पीड से टकराता है। सो हमसे इस टावर की हाइट पूछी। सो इक्वेशन थर्ड लगा देते हैं क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलेरेशन होता है मोशन अंडर ग्रेविटी में। सो इक्वेशन थर्ड इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। सो v इज 2u का स्क्वायर माइनस इनिशियल स्पीड इज u का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। So 4u square minus u square is 3u square is equal to 2gh. So h is equal to 3u square upon 2g. So this is our answer. Height of the tower is 3u square upon 2g. Okay. So let's move to the next question. Question number 2. Which of the following is incorrect? Incorrect option choose करना है हमें। Option 1 is if velocity and acceleration are in the same direction, then distance is equal to displacement। देखो, अगर ऑप्शन 1 क्या बोल रहा है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन द सेम डायरेक्शन, इट मींस मोशन इज रेक्टिलिनियर मोशन। हमें पता है अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल 0 डिग्री हो, मींस अगर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में हो किसी भी पार्टिकल का, तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। और जब भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मींस रेक्टिलिनियर मोशन ट्रेवल कर रहा है, इट मींस उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। वी हैव टू चूज द इनकरेक्ट वन। व्हाट इज ऑप्शन 2? ए बॉडी हैविंग ए कांस्टेंट स्पीड कैन हैव वेराइंग वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो सर्कुलर मोशन ले लेते हैं, एक पार्टिकल इस पर मूव कर रहा है, मान लो 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। सो 5 मीटर पर सेकंड से इस पर राउंड पे राउंड लगा रहा है, सो उसकी स्पीड तो कांस्टेंट हो गई, स्पीड तो कांस्टेंट हो जाएगी। बट व्हाट अबाउट वेलोसिटी? क्योंकि डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। सो ऐसा जरूरी नहीं कि स्पीड कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो। ऐसा पाथ जिसमें डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती है, उसमें पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर सकता है, बट वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज होगी बिकॉज ऑफ द चेंज इन द डायरेक्शन। ओके, सो ऑप्शन 2 इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन 3, ए बॉडी हैविंग ए कांस्टेंट स्पीड कैन हैव वेराइंग एक्सेलरेशन। सेम इन द सेम केस, स्पीड कांस्टेंट है, इस केस में वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी की वजह से एक्सेलरेशन आएगा, वो भी चेंज होगा कंटिन्यूसली क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है पार्टिकल की कंटिन्यूसली। सो कांस्टेंट स्पीड से अगर कोई पार्टिकल चल रहा है तो उसका एक्सेलरेशन भी चेंज हो सकता है। सो ऑप्शन 3 इज आल्सो करेक्ट। ऑप्शन 4, ए बॉडी हैविंग ए कांस्टेंट वेलोसिटी कैन हैव वेराइंग स्पीड। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो उसकी स्पीड चेंज हो सकती है, ऐसा ऑप्शन 4 बोल रहा है, जो कि कंप्लीटली रॉन्ग है। क्यों? अगर मान लो वेलोसिटी कांस्टेंट है, सो वेलोसिटी में क्या क्या होता है, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसका मैग्नीट्यूड होता है एंड इसकी डायरेक्शन होती है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहना चाहिए और डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। सो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, डायरेक्शन भी कांस्टेंट, तब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। मींस ऐसा कब होगा, जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चले विद कांस्टेंट मैग्नीट्यूड मींस कांस्टेंट स्पीड। सो इसका मतलब क्या है, स्पीड इज आल्सो कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो उसकी वजह से पार्टिकल की स्पीड भी कांस्टेंट होती है, बट ऑप्शन 4 बोल रहा है वेराइंग स्पीड, दैट मींस इट इज द रॉन्ग आंसर। सो ऑप्शन 4 इज द इनकरेक्ट वन। ओके, then question number 3, if a ball is thrown vertically upwards with speed u, the distance covered during the last t seconds of its ascent is। हमें बताना है कि एक बॉल को
u की स्पीड से ऊपर थ्रो किया है, मान लो ये ऊपर जा रही है, इसकी स्पीड कम होते जाएगी, कम होते जाएगी, किसी पॉइंट पर जाकर ये रुक जाएगी। मान लो लास्ट टी सेकंड, ये यहाँ से यहाँ तक ये टी सेकंड चली, सो ये डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल किया ये हमें बताना है। लेट से h, ये हमें बताना है कि लास्ट टी सेकंड में ये बॉल टॉप पहुंचने से पहले लास्ट टी सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। सो हमें ये पता है कि लास्ट टी सेकंड में जितना भी डिस्टेंस चलेगी, यहां से जब ये नीचे फ्री फॉल करेगी तो अगले टी सेकंड में भी ये यहीं पर होगी, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। सो हम ये फ्री फॉल में फर्स्ट टी सेकंड में कितना ट्रेवल ये करेगी निकाल सकते हैं फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। h इज इक्वल टू यू टी, यू तो जीरो होगा इनिशियल, देन h इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल अंडर फ्री फॉल इन फर्स्ट टी सेकंड ऑफ द मोशन। इतना ही डिस्टेंस वो टॉप पर पहुंचने से पहले टी सेकंड में ट्रेवल करेगी। सो दिस इज द आंसर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फॉर द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ शोन इन फिगर द रेशियो ऑफ द स्पीड फॉर फर्स्ट 2 सेकंड एंड नेक्स्ट 4 सेकंड्स। देखो इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज गिवन, x वर्सेस t ग्राफ। सो फर्स्ट 2 सेकंड एंड नेक्स्ट 2 सेकंड्स में रेशियो ऑफ स्पीड पूछा है। सो देखो स्पीड का रेशियो पूछा है तो हमें प्लस माइनस देखने की जरूरत नहीं है, जस्ट स्लोप मैग्नीट्यूड निकालना है स्लोप का। सो देखो इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप अगर आप ग्राफ में देखोगे, सो 1 2 3 4 5 6, तो दोनों लाइन का स्लोप इक्वल आएगा। ठीक है, दोनों लाइन का स्लोप इक्वल है, मीन्स स्पीड कांस्टेंट है। वेलोसिटी हम बोलेंगे कि स्टार्टिंग में प्लस थी, बाद में ये मुड़ गया, डिस्प्लेसमेंट कम होने लग गया तो वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, क्योंकि स्लोप स्टार्टिंग में स्लोप पॉजिटिव देन नेगेटिव स्लोप, तो वेलोसिटी जितना शुरू में पॉजिटिव थी उतना ही नेगेटिव में हो गई, बट स्पीड तो हमेशा पॉजिटिव रहती है। देन रेशियो ऑफ स्पीड आएगा 1:1, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप का मैग्नीट्यूड सेम है दोनों साइड। ठीक है, सो ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। ओके, the next question number 5, vector sum of the forces 5 न्यूटन and 4 न्यूटन कैन नॉट बी। देखो कोई भी दो वेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, जैसे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है, इनका अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू निकालूं तो मैक्सिमम होगा ए प्लस बी और मिनिमम होगा ए माइनस बी। मीन्स इनकी रेंज ए माइनस बी से ए प्लस बी तक वेरी करती है। सो अब ऑप्शन में वो ढूंढो जो इस रेंज में नहीं आता है। सो 5 + 4 मैक्सिमम क्या होगा, 5 + 4 9 न्यूटन मैक्सिमम फोर्स होगा, मिनिमम होगा 5 - 4 1 न्यूटन। सो 1 न्यूटन से 9 न्यूटन तक कोई भी वैल्यू इसमें हो सकती है। सो ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जो नहीं है, 10 न्यूटन। सो दैट इज द आंसर। 10 न्यूटन, 5 न्यूटन और 4 न्यूटन का रिजल्टेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, then question number 6, a body goes 10 किलोमीटर नॉर्थ एंड 20 किलोमीटर ईस्ट। यहाँ पर हमें नॉर्थ साउथ ईस्ट ये सब ड्रॉ कर लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। सो पहले तो बॉडी 10 किलोमीटर नॉर्थ, मान लो ये इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से 10 किलोमीटर नॉर्थ चली, नॉर्थ इस तरफ है, दिस इज 10 किलोमीटर, लेट से दिस इज S1, एंड देन 20 किलोमीटर ईस्ट, यहाँ से 20 किलोमीटर ईस्ट, लेट से दिस इज S2। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट, तो ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। सो हमें इसका मैग्नीट्यूड ही बताना है बस, देन ये होगा डिस्प्लेसमेंट S। सो S इज इक्वल टू हो जाएगा √10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू 100 + 400 इज 500 मीन्स ये ऑप्शन आएगा, ऑप्शन फर्स्ट 22.36 किलोमीटर। ओके, सोल्व कर लीजिए इसको, दिस इज अवर आंसर।
क्वेश्चन नंबर 7. A body traveling with uniform acceleration crosses 2 points A and B with velocity 20 मीटर पर सेकंड and 30 मीटर पर सेकंड respectively. एक बॉडी है ट्रेवलिंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन क्रॉसेस पॉइंट्स ए. एक पॉइंट है ए, क्वेश्चन में जो गिवन है पहले वो बना लेते हैं. एक दूसरा पॉइंट है बी. ए पर ये बॉडी इधर से आ रही थी, इस लाइन में चल रही है, स्ट्रेट लाइन में चल रही है. ओके, ए पर जब ये आई तब इसकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकंड, एंड जब बी पर ये आई तब इसकी स्पीड थी 30 मीटर पर सेकंड. सो इसकी स्पीड बढ़ रही है कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से. द स्पीड ऑफ द बॉडी एट द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी. मिड पॉइंट ये हम यहाँ पर मान लेते हैं, ये मिड पॉइंट है, यहाँ पर हमसे स्पीड पूछा है. सो ये मिड पॉइंट है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सेम होगी, लेट से x, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी सेम होगी, लेट से x. सो इसको सोल्व करते हैं, यहाँ की स्पीड हमें बतानी है. सो इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ P पॉइंट. सो फर्स्ट फ्रॉम A टू P हम थर्ड इक्वेशन लगाते हैं. सो फाइनल स्पीड है v, तो v स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax. तो v स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 2ax. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. देन फ्रॉम P टू B अगेन थर्ड इक्वेशन लगाते हैं. सो फाइनल स्पीड इस बार ये है. सो 30 का स्क्वायर माइनस इनिशियल स्पीड है v स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन 2ax. So 900 minus v square is equal to 2ax. This is equation 2. इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2 का RHS दोनों इक्वल है, तो LHS दोनों के इक्वल हो जाएंगे. सो 1 और 2 को हम कंपेयर करेंगे तो v स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 900 माइनस v स्क्वायर. सो v स्क्वायर उधर चला जाएगा, 2v स्क्वायर इज इक्वल टू 400 इधर आ जाएगा 1300. तो v स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 650. सो v इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 650 मीटर पर सेकंड. इसको सोल्व कर लीजिए, नियरली 25.5 मीटर पर सेकंड आएगा. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. The angle between two vectors A and B is P degree. Then find the value of P degree by 5. So दो वेक्टर जो गिवन है मैं लिख देता हूं बोर्ड पर. A वेक्टर है 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, एंड B वेक्टर है i कैप माइनस k कैप. इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है P डिग्री. इन दोनों के बीच का एंगल है P डिग्री. देन हमसे पूछा है P डिग्री बाई 5 की वैल्यू. सो एंगल का फॉर्मूला हमें पता है, दो वेक्टर के बीच का एंगल का फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन मोड a मोड b. सो a डॉट b निकालिए. a डॉट b इन दोनों का निकालेंगे तो i कैप को i कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1 2, जे कैप यहाँ है नहीं तो 0 हो जाएगा, 1 इंटू 0 0, और के कैप को के कैप से करेंगे इसके कोफिशिएंट को तो -1 इंटू -1 प्लस 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 का स्क्वायर इज अगेन 1. देन इसका 1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 का स्क्वायर 1. सो ये आएगा 3 अपॉन रूट 6 इंटू रूट 2 रूट 12. सो रूट 12 को मैं लिख सकता हूं रूट 4 इंटू 3. रूट 4 होता है 2, तो ये बन जाएगा 3/2 रूट 3. रूट 3 से ऊपर रूट 3 टाइम्स जाएगा. सो cos थीटा इज इक्वल टू बन जाएगा रूट 3/2. देन थीटा इज cos 30 होता है, मेरे रूट 3/2 होता है cos 30 की वैल्यू, तो थीटा आएगा 30 डिग्री. देन हमसे पूछा p/5. थीटा मीन्स p, दिस इज p. सो हमसे पूछा है p डिग्री बाई 5. सो 30/5 मीन्स 6 डिग्री. दिस इज द आंसर. ओके,
देन क्वेश्चन नंबर 9, an aircraft moving with a speed of 972 किलोमीटर पर आवर। एक एयरक्राफ्ट है, लेट से दिस इज द एयरक्राफ्ट। 972 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो इंटू 5/18, 18 से ये जाएगा 18 इंटू 590 एंड बचेगा 7। सो 18 इंटू 4 72, 54 into 5 is 270 meter per second. So the aircraft is moving with 270 meter per second, is at a height of 6000 meter, ग्राउंड से 6000 मीटर की हाइट पर है, जस्ट ओवरहेड ऑफ एन एंटी एयरक्राफ्ट गन। एक गन है यहाँ पर। इफ द मजल वेलोसिटी ऑफ द गन इज 540 मीटर पर सेकेंड, मजल वेलोसिटी इसकी 540 मीटर पर सेकंड से ये गन से बुलेट निकल सकती है। द फायरिंग एंगल फॉर द बुलेट टू हिट द एयरक्राफ्ट, तो हमें ये एंगल बताना है कि किस एंगल पर हम इसको थ्रो करें कि आगे जाके ये एयरक्राफ्ट को हिट करे। ओके, सो इसके कंपोनेंट लेते हैं पहले एक बार। सो इसका ये वाला कंपोनेंट आएगा 540 कोस थीटा, ये वाला कंपोनेंट आएगा 540 साइन थीटा। ये वाला कंपोनेंट इसको ऊपर ले जाएगा इस एयरक्राफ्ट के इनके बीच की जो गैप है 6000 मीटर उसको कम करने के लिए, और ये वाला कंपोनेंट इसके साथ साथ आगे बढ़ना चाहिए। सो अगर ये वाला कंपोनेंट तो इसको इसके पास ले जाएगा, ये वाले कंपोनेंट अगर इसके इक्वल है तो ये इसको हिट कर जाएगा, अगर इससे कम है तो ये पीछे ले जाएगा। सो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 540 कोस थीटा ये इक्वल टू होना चाहिए 270 के। सो 270 से 2 टाइम्स, तो कोस थीटा इज इक्वल टू आ गया 1/2, देन थीटा इज इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। दिस इज द आंसर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 9 हो गया 10। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज शोन बिलो। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0 एट द पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है, कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें पता है इसका स्लोप वेलोसिटी देता है। सो हमसे पूछा है कि किस पॉइंट पर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0। सो पॉइंट भी दिया हुआ है, ये डी है, ये ई है, ये सी है। ओके, इतना बहुत है। सो इंस्टेंट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0 एट द पॉइंट। सो हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वेलोसिटी विच इज इक्वल टू dx/dt। सो ये 0 कहाँ पर होगा, जहां पर स्लोप हो जाए हॉरिजॉन्टल। तो यहां पर स्लोप बना के देखो, डी पॉइंट पर स्लोप, यहां पर स्लोप 0 है। स्लोप मीन्स वेलोसिटी, सो एट डी पॉइंट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0। दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, velocity time graph of a particle undergoing rectilinear motion is plotted from t equal to 0 to t equal to t5 as shown in the figure. Average acceleration of the particle is 0 between time intervals. सबसे पहले velocity time graph बना लेते हैं एक बार। कुछ इस तरह से गिवन है। ये t1 टाइम है, देन t2, देन t3, देन t4, t5। ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, मींस पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है। हमसे पूछा है कि किन दो टाइम इंटरवल के बीच एक्सेलेरेशन, एवरेज एक्सेलेरेशन 0 होगा। तो हमें पता है एवरेज एक्सेलेरेशन होता है
चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो कहां पर चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगा? देखो एट टी इक्वल टू टी वन पर जितनी वेलोसिटी है, यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड है, टी इक्वल टू टी थ्री पर भी 5 मीटर पर सेकंड है। सो यहां से यहां तक इनिशियल वेलोसिटी भी 5, फाइनल वेलोसिटी भी 5। सो इस टाइम इंटरवल के बीच में एवरेज एक्सेलेरेशन जीरो है। सो द आंसर इज इन बिटवीन t1 एंड t3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। The diagram shows the velocity time graph for a particle moving in a straight line. Velocity time graph given है again. The sum of the magnitude of two shaded areas represent. The sum of the magnitude of, देखो velocity time graph given है, the sum of the magnitude of this area। देखो इसका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस देगा। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट में ये वाला नेगेटिव होता है, ये वाला पॉजिटिव होता है। एरिया अंडर कर्व फ्रॉम टाइम एक्सिस अबाउ द टाइम एक्सिस पॉजिटिव होता है, इसके नीचे वाला नेगेटिव होता है। बट इस क्वेश्चन में पूछ रहे सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया, तो हमें ये भी पॉजिटिव लेना है और ये भी पॉजिटिव लेना है। तो दोनों अगर पॉजिटिव है मीन्स ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस में नीचे वाला भी पॉजिटिव, ऊपर वाला भी पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं होती। सो द आंसर इज डिस्टेंस। ओके, then question number 13, the x component of a certain vector is 2 units and y component is 2 root 3। एक वेक्टर है x y के बीच में, ये वेक्टर है लेट्स से। सो इसका x कंपोनेंट मीन्स अगर मैं यहाँ से प्रोजेक्शन लूँ तो ये ax, ये a वेक्टर है लेट्स से। सो ax इज इक्वल टू 2 यूनिट्स एंड y component ay is 2 root 3 units। what is the magnitude of the vector? तो magnitude of the vector होगा a vector is equal to होगा अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। ओके, सो ax स्क्वायर इज 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 रूट 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12, so root 16, it means 4। this is the answer, 4 unit। next question, question number 14, the result of a and b vector makes an angle alpha with a and beta with b। अब इसमें कुछ ऑप्शंस दिए, उनमें से करेक्ट वन हमें चूज करना है। अल्फा बीटा में इंक्रीज, बड़ा वाला छोटा वाला में कंपेयर करना है। सो एक बार तो हम वेक्टर बनाते हैं। मैं 2 केस लेता हूं इसको समझाने के लिए आपको। फर्स्ट केस में मैं ए वेक्टर बड़ा ले रहा हूं बी से, एंड केस 2 में मैं ए वेक्टर को बी से छोटा लूंगा। ठीक है, अब ए वेक्टर अगर बड़ा है तो मैं इसका मैग्नीट्यूड बड़ा बनाऊंगा, और बी वेक्टर लेट से बी वेक्टर ये है, बी वेक्टर छोटा। तो हमें पता है पैरेललोग्राम रूल से कि इनका रिजल्टेंट जो होगा वो ये होगा इनका रिजल्टेंट। अब ये बोला गया है कि रिजल्टेंट ए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है और बी वेक्टर के साथ बीटा बना रहा है। इस केस में देखो क्लियरली दिख रहा है कि बीटा बड़ा एंगल है, अल्फा छोटा एंगल है, क्योंकि जितना ये रिजल्टेंट वेक्टर उस तरफ ज्यादा इंक्लाइन होता है जिस तरफ वाला वेक्टर बड़ा हो। तो मैंने ए वेक्टर बड़ा लिया है तो ये इनका रिजल्टेंट ए वेक्टर की तरफ ज्यादा इंक्लाइन होगा। ओके, सो इस केस में बीटा अल्फा से बड़ा आ रहा है। अगर ए बी से बड़ा है तो बीटा अल्फा से बड़ा होगा। इस केस में देखो, इस केस में मैं ए को छोटा लूंगा
और बी को बढ़ा लूंगा, ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर, इनका रिजल्टेंट बनाते हैं पैरेललोग्राम रूल बना के। तो इनका रिजल्टेंट आएगा ये वाला। इस केस में देखो अल्फा बड़ा लग रहा है और बीटा छोटा लग रहा है, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, क्योंकि अब ये रिजल्टेंट थोड़ा बीटा की तरफ, बी की तरफ इंक्लाइन है, क्योंकि बी बड़ा वेक्टर है। ऑब्वियसली रिजल्टेंट हमेशा जिस तरफ ज्यादा इफेक्ट आ रहा है उस तरफ मुड़ जाता है। सो अल्फा बीटा से कब ग्रेटर देन होगा, जब ए बी से छोटा है। तो हमें इनके हिसाब से और इसके हिसाब से ऑप्शन को चूज करना है। सो विच इज द करेक्ट वन, अल्फा इज लेस देन बीटा होगा, ऐसा तो फिक्स नहीं, अल्फा बीटा से बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, दोनों केस में देखा हमने। सेकंड ऑप्शन देखो अल्फा इज लेस देन बीटा, वो वाला केस कब, जब ए बी से छोटा हो, नहीं ये तो गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन देखो अल्फा इज लेस देन बीटा, ये वाला केस जब ए बी से बड़ा हो, जब ए बी से बड़ा हो। तो ऑप्शन 3 इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। A vector is given as 10 I cap plus 7 J cap plus 4 K cap, B vector 3 I cap minus 3 J cap plus 4 K cap. We have to calculate A vector minus B vector, A vector minus B vector। सो ए में से बी को माइनस करना है, तो आई में से आई माइनस होगा तो 10 माइनस 3 मीन्स 7 आई कैप, जे में से जे माइनस होगा तो 7 माइनस और माइनस 3 मीन्स 7 माइनस और माइनस 3 इज 10 जे कैप, देन के कैप 4 के कैप माइनस 4 के कैप इज 0। सो दिस इज द आंसर। ओके